नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में लिंचिंग के शिकार दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिवार को उनसे मिलने से रोकने और धमकाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने परिवार के साथ करीब 30 मिनट बिताए और आश्वासन दिया कि कांग्रेस हर संभव मदद करेगी। हरिओम वाल्मीकि की 2 अक्टूबर को भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राहुल के पहुंचने से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें परिवार ने मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन बाद में परिवार ने राहुल को अपना मसीहा बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने सरकार पर दमन और अन्याय का आरोप लगाया है। एनसीआरबी के अनुसार यूपी में दलितों पर अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और देश भर में दर्ज कुल मामलों में लगभग 25% हिस्सा इसी राज्य से आता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के मठवारा गांव में दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। अवैध खनन का विरोध करने पर 4 लोगों ने राजकुमार चौधरी नामक दलित युवक को बेरहमी से पीटा, जातीय गालियां दी और उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। यह घटना 14 अक्टूबर की शाम की है, जब वह अपनी मां के साथ घर लौट रहा था। आरोपियों में ग्राम सरपंच रामानुज पांडे, उनका बेटा पवन, भतीजा सतीश और रिश्तेदार राम बिहारी शामिल हैं। चारों के खिलाफ SC/ST यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन सभी फरार हैं। पीड़ित और उसकी मां को गंभीर चोटें आई हैं। सरपंच ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। यह घटना 2023 के सीधी पेशाब कांड की याद दिलाती है। NCRB के अनुसार 2023 में मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के 8,232 मामले दर्ज हुए, जो देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हलफनामा विवादों में है। गुरुवार को दाखिल हलफनामे में चौधरी ने 2 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जिससे उनकी साफ छवि पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विरोधियों ने निशाना साधा है। चौधरी ने अपनी उम्र 60 साल से अधिक बताई है, लेकिन पुराने दस्तावेजों में अलग जानकारी दर्ज है। उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से PFC कोर्स करने का दावा किया है, जिस पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सम्राट चौधरी तमिल बोल सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी हलफनामों की जांच के लिए टीम बनाई है और विसंगति मिलने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। वहीं भाजपा ने आरोपों को नकारते हुए इसे विपक्ष की हताशा बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले महागठबंधन में देर रात सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। RJD, कांग्रेस, CPI, ML और मुकेश सहनी की VIP के बीच चली लंबी बातचीत के बाद VIP को 15 सीटें दी गई। पहले सहनी ने 35 सीटों की मांग की थी और नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार टाल दी थी। बाद में राहुल गांधी के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। कांग्रेस ने अपनी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 11 मौजूदा विधायक और 5 महिलाएं शामिल हैं। CPI ML को 20 सीटें मिलने की संभावना है। इस बीच BJP ने तंज कसते हुए कहा कि सहनी को महागठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मुकेश सहनी, जो खुद को मल्लाह का बेटा कहते हैं, पहले NDA के साथ थे और मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में महागठबंधन में लौट आए। यह विवाद बिहार की सियासत में नया मोड़ लेकर आया है। CPI ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर किसी तरह का मतभेद या दरार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी गठबंधन के विस्तार के कारण है, न कि किसी अंदरूनी टकराव के चलते। PTI के अनुसार दीपांकर ने कहा कि जैसे जैसे नए दल और समूह इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं, उनसे तालमेल और चर्चा में समय लग रहा है, जो स्वाभाविक है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन में पूरी एकता और साझा रणनीति कायम है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि शुक्रवार है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA को अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा कर देनी चाहिए। मांझी ने कहा कि अमित शाह NDA के बड़े नेता हैं और उनका बयान आधिकारिक माना जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि नेता का नाम चुनाव से पहले साफ होना चाहिए ताकि कोई भ्रम ना रहे। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां अस्पष्टता के कारण अब तक सीट बंटवारा तय नहीं हो सका। गौरतलब है कि अमित शाह ने हाल ही में पटना में कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विधायक दल की बैठक में तय होगा। इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि एनडीए फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सारण जिले में चुनावी रैली के दौरान आरजेडी पर हमला बोला और दिवंगत गैंगस्टर से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर आरजेडी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी तो बिहार के लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए 20 वर्षों में सबसे बड़े बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है और पलायन, जबरन वसूली, हत्याओं व अपहरण पर अंकुश लगाया है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार के दौरान बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, जिससे बिहार के कोने से दूसरे तक पहुंचने में 5 घंटे भी नहीं लगते। उन्होंने केंद्र में यूपीए शासन के दौरान आतंकवाद बढ़ने की बात कही और मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर हमले का दावा किया। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस ने शुक्रवार को बयान जारी कर लोगों से अटकलें लगाने से बचने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और शुरुआती जांच में किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने में करीब 3 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद रिपोर्ट न्यायिक अधिकारी को सौंपी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। भारतीय उच्च आयोग को 1 अक्टूबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे सौंप दिए गए थे। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित रूप से डूबने से मौत हुई थी। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे, लेकिन कार्यक्रम से 1 दिन पहले ही उनका निधन हो गया। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपनी नई कैबिनेट का गठन किया, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही जीतू वाघाणी, अर्जुन मोढवाडिया, हर्ष सांघवी, प्रफुल्ल पंसेरिया, दर्शन वाघेला, कांतिलाल अमृतिया, डॉक्टर प्रत्युम वाजा, रमेश कटारा, मनीषा वकील, ईश्वर सिंह पटेल और नरेश पटेल को भी मंत्री बनाया गया है। हर्ष सांघवी को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गुरुवार को मंत्रिमंडल के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए सिरे से कैबिनेट का गठन किया गया। माना जा रहा है कि यह फेरबदल सरकार की प्रति बढ़ती नाराजगी को शांत करने और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को नया संतुलन देने की कोशिश है। बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को अपनी सीनियर छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 10 अक्टूबर को लंच ब्रेक के दौरान हुई, जब आरोपी जीवन कौड़ा ने पीड़िता को आर्किटेक्चर ब्लॉक की 7वीं मंजिल पर बुलाकर जबरदस्ती उसे 6ठी मंजिल के पुरुष शौचालय में ले जाकर बलात्कार किया। घटना के दौरान उसने पीड़िता का फोन भी छीन लिया। 5 दिन बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को बताया और हनुमंत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी, जो 5वें सेमेस्टर का छात्र है और पीड़िता से जूनियर था, फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है और फॉरेंसिक जांच जारी है। हालांकि जिस जगह यह घटना हुई वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिससे जांच में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में गुरुवार को हुई झड़प के बाद विवाद बढ़ गया है। कॉलेज के प्रोफेसर सुजीत कुमार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने प्रिंसिपल के दफ्तर में उन्हें थप्पड़ मारा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला किया। कुमार का कहना है कि यह घटना छात्र समूहों के बीच हुई मारपीट पर चर्चा के दौरान हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें झा प्रोफेसर को थप्पड़ मारती दिख रही हैं। झा ने माना कि उन्होंने थप्पड़ मारा, लेकिन दावा किया कि प्रोफेसर ने उनसे बदतमीजी की थी। प्रोफेसर सुजीत ने कहा कि एबीवीपी के सदस्य बिना बुलाए बैठक में आए और पहले भी एनएसयूआई छात्र पर हमला कर चुके थे। मामले की पुलिस जांच जारी है और डीयू शिक्षक संघ ने कुलपति से कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.